हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एनपीओ। अब बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। द रीजन इज वो लोग कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और अगर ये टॉपिक आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो ये आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले इसका अकाउंटिंग समझने के लिए ना बच्चा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें और अभी तक आपने जो अकाउंटिंग किया है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, एक चीज समझ लेना, आपने अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग की है वो की है आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। व्हेन आई एम सेइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। बट बच्चा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस देना लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ एनजीओज के बारे में सुना होगा, कुछ ट्रस्ट के बारे में सुना होगा, जो गरीब बच्चों की पढ़ने में मदद करते हैं, जो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद करते हैं। तो बच्चे, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई देती हैं, ये सब क्या है? दीज आर नथिंग बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? बिकॉज इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो लोग किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। उनका प्राइमरी मोटिव है लोगों को सर्विस देना। तो आपने बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जो पर्टिकुलर आर्ट को, पर्टिकुलर कल्चर को प्रमोट करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पढ़ने लिखने में मदद करती है। इवन जो बिल्डिंग के हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको फॉर्म करने के पीछे भी रीजन क्या है बच्चा? प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉपर मेंटेनेंस रह सके, बिल्डिंग में जो लोग भी रहते हैं उनको प्रॉपर सर्विस मिल सके, ताकि हर एक चीज प्रॉपर मेंटेन होके चले। तो सिंपली आपको दिमाग में बिठाना है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हमें इस चैप्टर में इसकी अकाउंटिंग सीखनी है, और बेसिकली अगर बोलूं तो फाइनल अकाउंट सीखना है। आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट तो हमको आता है। बच्चा, आपने जो चैप्टर नंबर 1 में फाइनल अकाउंट सीखा था वो किसका था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये फाइनल अकाउंट किसका है? एनपीओ का। तो इसको समझने के लिए पहले आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूं, तो ध्यान से समझना। आपको इतना तो पता है, हम लोग जो डबल एंट्री सिस्टम में पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं वो क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद हम क्या करते हैं? लेजर अकाउंट बनाते हैं। और लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में शो कर देते हैं। एंड फाइनली इसके बाद हमारा क्या बनता है भाई? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में आई होप सभी को याद है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ एंड बच्चा टेल मी, ये जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए कहने से साल भर इनको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता होगा, एंड ऑब्वियसली उसको सैलरी भी देंगे, है ना? खाली आशीर्वाद देके तो काम नहीं चलेगा। तो आपने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने अकाउंटेंट को हायर कर लिया, उसका सैलरी से फॉर एग्जांपल 15,000 पर मंथ है, साल में होते हैं 12 महीने। सो एज पर दिस कैलकुलेशन हमारा साल का खर्चा कितना हो गया भाई? 1,80,000। अब बच्चे एक चीज समझना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये लोग अकाउंटेंट हायर करके इतना खर्चा भी कर सकते हैं। बट जो एनपीओज होता है उसमें कुछ बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अकाउंटेंट को पे कर सके, ठीक है? और सपोज इतना पैसा है भी तो व्हाट दे वांट कि भाई ये पैसा मैं अकाउंटेंट को देने के बजाय किसी की मदद कर सकूं, है ना? तो इस चीज का सोल्यूशन क्या निकल के आया कि भाई जब हम एनपीओ बनाएंगे तो हम एनपीओ में एक काम करेंगे, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बदले व्हाट वी विल डू, जो छोटे लेवल पे होते हैं, कि हम लोग बनाएंगे एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इसके लिए आपको किसी प्रॉपर एक अकाउंटेंट को साल भर हायर करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करता है, आप उसको ये अकाउंट दे दो, आपको सिर्फ क्या बोलना है भाई? जब भी पैसा आएगा आप रिसिप्ट में लिख दो, जब भी पैसा जाएगा आप पेमेंट में लिख दो। सो बेसिकली ये जो रिसिप्ट पेमेंट आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट कैश और बैंक अकाउंट का समरी। तो ये चीज दिमाग में रखना है, रिसिप्ट पेमेंट क्या है? इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। बिकॉज ऑब्वियसली ना, रिसिप्ट मतलब पैसा कितना आया, पेमेंट मतलब पैसा कितना गया, मतलब इन शॉर्ट आप कैश बैंक के बारे में खाली रिकॉर्ड करने को बोल रहे हो, ठीक है? और इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो और भी डिटेल में अकाउंटिंग की जा सकती है, बट छोटे लेवल पे क्या, इतना में आपका काम हो जाता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये पता कर लो। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एनपीओ के क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया होता है, ना कि ट्रायल बैलेंस। पहले जब हमने फाइनल अकाउंट किया था वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया होता था? ट्रायल बैलेंस दिया होता था और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते थे, करेक्ट? बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, और साथ ही साथ कुछ प्यारे से एडजस्टमेंट्स भी मिलेंगे ऑब्वियसली आपको सताने के लिए। एंड अब बात करते हैं कि सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड उसके अलावा यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। देखो, सिंपल सा लॉजिक है।
भले ही आप एनपीओ चला रहे हो बट यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे और वो एक्सपेंस को बेयर करने के लिए कहीं ना कहीं से तो इनकम जनरेट करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो सिंपल है, वो इनकम एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सिंपल सा फंडा है बच्चा, ये डेबिट साइड पे हम सारे क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड पे हम सारे क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एंड यहाँ पे टू बी प्रिसाइज एक चीज बहुत छोटी सी है, बट अगर ये आपको समझ में आ गई ना, इस टॉपिक के बड़े बड़े प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, जब यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर लिखोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर का एक्सपेंडिचर शो करना है, और जब इनकम भी लिखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम शो करना है। देखो सिंपल सा दिमाग में बिठा लो कि भाई ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एट द एंड आप क्या पता करोगे कि भाई पूरे फर्म में कितना सरप्लस है, मतलब कितना ज्यादा इनकम आपके पास बच गया, या कितना डेफिसिट है, कितना कमी है, तो आप ईयर के हिसाब से कर रहे हो। तो अगर आपको करंट ईयर का सरप्लस चाहिए, तो कहना ही से इनकम और एक्सपेंस भी तो करंट ईयर का होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर का इनकम या नेक्स्ट ईयर का इनकम लेके, या प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस लेके इस साल का एनालिसिस या इस साल का सरप्लस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सिंपली अपने दिमाग में बात बिठा लो कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का इनकम। रिमेंबर माय वर्ड्स बच्चा, ये बहुत छोटी चीज है बट इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपके, ठीक है? नेक्स्ट विल प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको पता है ये साइड पे क्या आएगा, लाइबिलिटीज, ये साइड पे क्या आएगा, आपके असेट्स। लाइबिलिटीज के लिए सिंपली एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं, एक वर्ड याद रखना, एनीथिंग पेएबल। आप बुक्स में देखोगे बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा डेफिनेशन दिखेगा, बट सिंपल लॉजिक में अगर समझना है तो सिंपली याद रखो एनीथिंग पेएबल। देखो लाइबिलिटीज होता क्या है, कर्जा, एंड व्हेन यू आर सेइंग कि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो इट इज पेएबल इन फ्यूचर, करेक्ट? एंड असेट में ऐसे ही दो वर्ड याद रखना, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड प्लस एनीथिंग रिसीवेबल, मतलब मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये सब क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है, प्लस कुछ रिसीवेबल है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम टाइप, तो वो आपका क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो आई होप मोटा मोटा पहले ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या होता है, रिसिप पेमेंट अकाउंट, ठीक है? और प्यारे प्यारे से एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या आएगा, करंट ईयर एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में क्या आएगा, करंट ईयर इनकम। बैलेंस शीट में क्या याद रखना है, लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज, राइट साइड पे सारे असेट्स। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब इस टॉपिक में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आपको अभी बेसिक में समझना पड़ेगा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट रिसिप्ट्स। देखो यहां पे आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो पैसा कहां से आएगा, इनकम कहां से जनरेट करोगे, उसके बारे में हमें बात करनी है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप देखोगे तो आपको दिख रहा है एंट्रेंस फीस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिशन फीस। देखो बच्चा एक एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपने एक जिम खाना स्टार्ट किया अपने एरिया के बच्चों के लिए, भाई बच्चे गलत एक्टिविटी में ना जाए, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल कूद में लगे रहे, तो आपने एक जिम खाना स्टार्ट किया, ठीक है? बट ऑब्वियसली आप भले ही आपका पर्पस है कि भाई मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो आपने क्या करा, आपने सबको बोला भाई जिसको भी ज्वाइन करना है स्टार्टिंग में आपको 1000 रुपीज भरना पड़ेगा। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एडमिशन फीस, ठीक है? अब नेक्स्ट आपको दिखेगा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। देखो एक एक करके पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं बताता हूं। अभी देखो वही हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, अपना जिमखाना वाला। तो मेंबर तो बन गए, लेकिन एक बार 1000 रुपए दे देने से सारे मेंबर्स के क्या जिंदगी भर वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? देन द आंसर इज नो। आपको रेंट भरना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको ने किसी को काम पे रखा है उसको सैलरी पे करना है, तो ये सारी चीजें का खर्चा कहाँ से निकालोगे? तो आपने उनको क्या बोला, देखो आपने स्टार्टिंग में 1000 रुपया भर दिया, अब आप एक काम करना, हर साल 500 रुपीज पे करते जाओ, तो क्या हमको मेंटेनेंस करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए हर मेंबर जो पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज लाइफ मेंबरशिप फीस। समझने का कोशिश करो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ स्कीम निकालती है कि भाई आप एक काम करो, ये जो ईयरली 500 है वो मत पे करो, आप एक लमसम अमाउंट हमें पे कर दो।
एग्जाम्पल के तौर पे एक 2 लाख 3 लाख रुपीज, और आपको इसके बाद मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पे करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल अगर मैं कहूं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन रिकरिंग बेसिस पे ईयर बाय ईयर लेते जा रहे हो, और वही चीज अगर आप लमसम अमाउंट में ले लेते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट पॉइंट इज लेगेसीज। अभी से फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, ठीक है, उसका आखिरी वक्त चल रहा है, ठीक है, डोंट गेट डिप्रेस्ड, एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बंदे ने जाते जाते अपनी एक विल बनाई, विल समझता है ना, वसीयत, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस वसीयत में लिख दिया कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे पास पैसे है, उसका 60% उनके बीवी बच्चों को मिलेगा, और बाकी का 40% एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जो एनजीओ चलाते हैं उनके नाम पे करके चले गए, ठीक है। So when an organization received a gift or donation as per the will of deceased person, that is called as legacies. एंड नेक्स्ट वन इज डोनेशन। डोनेशन आपको ऑलरेडी पता है, जो भी आप चंदा वगैरह लेते हो लोगों से, उसको आप क्या बोलोगे, डोनेशन बोलोगे, करेक्ट। लेकिन डोनेशन में भी दो टाइप है, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। अब ये दोनों में क्या फर्क है, समझने की कोशिश करो। से फॉर एग्जाम्पल आपने लोगों से फंड्स अरेंज करना, डोनेशन मांगना चालू करा, बड़ा बड़ा अमाउंट, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, क्या बोल के, सपोज यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, ठीक है, आपको एक नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, उसमें मल्टी स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज वगैरह देने के लिए। तो आप जो डोनेशन ले रहे हो, ये जो बड़े बड़े अमाउंट के डोनेशन आप ले रहे हो, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है कि भाई आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, छोटा मोटा अमाउंट ले रहे हो, 500 1000 रुपया, और मतलब इसमें कोई पर्पस आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर, आप वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करोगे, आप रेंट भरोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, वो आपका मर्जी है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, जनरल। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, अगर डोनेशन मिला है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस तो वो हो गया स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, और अगर डोनेशन मिला है फॉर जनरल पर्पस, मतलब कोई पर्पस आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो आपका हो गया जनरल पर्पस डोनेशन। आई होप यहां तक के सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मीनिंग तो समझ में आ गई आपको। यहाँ पे एक और चीज समझना होगा कि ये जो इनकम्स आपको दिखाई दे रही है, जो रिसिप्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस फीस। बच्चा, एंट्रेंस फीस डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या टाइप का है। अभी जैसे कि मैंने क्या बात किया, जिम खाना का, तो जिम खाना में कैसा होता है, मेंबर कुछ लिमिटेड होंगे, हर मेंबर एक ही बार आपको एंट्रेंस फीस पे करेगा, तो वहां पे आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉन रिकरिंग। व्हेन आई एम सेइंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिसिप्ट कभी कभी होगा, समझ में आ रहा है, और रिकरिंग मतलब ये बार बार होगा। और यही अगर मैं कॉलेज या स्कूल्स की बात करूं, तो वहां पे जो एडमिशन फीस होती है वो हर साल ली जाती है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा बच्चा, रिकरिंग हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, इसको आप नॉन रिकरिंग रिकरिंग दोनों ट्रीट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और इसीलिए आप इसका फाइनल ट्रीटमेंट का अगर मुझसे पूछोगे, तो इसको हम इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अब ये इनकम कैपिटलाइज, ये दो चीज में क्या बात कर रहा हूं, समझना पड़ेगा आपको पहले। अब यहाँ पे क्या समझना होगा आपको बच्चा, कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कुछ असेट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, करेक्ट। आप नॉर्मल बिजनेस करते हो तो असेट्स वगैरह खरीदने के लिए स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, कैपिटल अपना इन्वेस्ट करता है। बट यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन कोई है नहीं जो कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करे, करेक्ट। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो भी नॉन रिकरिंग इनकम, जो भी नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स होती है ना बच्चा, उससे ही, वही जनरली क्या होता है, वो बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, उसी से हम कैपिटल बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड में डाल देते हैं, तो उससे हमारा कैपिटल बन जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट वगैरह खरीद सकते हैं। समझ में आया। तो इसीलिए ध्यान रखना होगा कि जितना भी रिकरिंग रिकरिंग इनकम है, मतलब वो रेगुलर है, रिकरिंग जो भी रिसिप्ट हो रहा है वो मेरा रेगुलर इनकम है, उसको मैं नॉर्मल इनकम ट्रीट करूंगा। लेकिन जो भी मेरा नॉन रिकरिंग बड़ा बड़ा इनकम है, उससे मैं मेरा कैपिटल फंड क्रिएट करूंगा। तो वेन एवर आई एम सेइंग कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब वो पर्टिकुलर आइटम कहां जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा, ओके। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप उसको रिकरिंग ट्रीट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको इनकम में दिखा दोगे, और अगर आप उसको नॉन रिकरिंग ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे एंट्रेंस फीस को। यूजुअली क्या होता है, सब में आपको एंट्रेंस फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि आपको कितना कैपिटलाइज करना है, कितना आपको इनकम में दिखाना है। बट अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू गिव नेसेसरी नोट। सपोज आपने कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया है, तो आप लिख दो कि एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, हेंस कैपिटलाइज। और सपोज आपने इनकम ट्रीट करना है, तो आप ये भी लिख दो कि क्या एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट,
और नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ईयर आफ्टर ईयर आप क्या करने वाले हो, आप आपके मेंबर से ये पैसा कलेक्ट करने वाले हो। तो कहने से ये तो रिकरिंग इनकम हो गया, रेगुलर इनकम हो गया। और जो भी रेगुलर इनकम है इसको आप किधर दिखाओगे, इनकम साइड पे, वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बताया था ना, उसके इनकम साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइफ मेंबरशिप फीस। कहने से ये नॉन रिकरिंग है, बिकॉज ये कि ये आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा अमाउंट आपके मेंबर से ले रहे हो और आप उसको क्या बोल रहे हो, भाई आप हर साल आपको सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं। अब ये बड़ा अमाउंट देने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, समझ में आया। और ये बड़ा अमाउंट भी है, तो इसको आप रेगुलर इनकम के बदले कहाँ दिखाओगे, कैपिटल फंड में, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। नेक्स्ट वन इज लेगेसीज। अगेन लेगेसीज भी मैंने बताया था, कोई जाते जाते एक पर्टिकुलर विल के हिसाब से हमको कुछ दे गया है ना, तो वो चीज को हम लेगेसीज बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग, ऐसा बार बार तो नहीं मिलने वाला है ना बच्चा। और इसको भी हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो कैपिटलाइज कर देंगे। देन नेक्स्ट वन इज डोनेशन। डोनेशन में दो था, स्पेसिफिक एंड जनरल। अब जो स्पेसिफिक होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, क्योंकि आप बार बार स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं मांगने वाले हो, ठीक है। और इसको आप अलग से लाइबिलिटी में दिखाओगे, आप इसको कैपिटलाइज भी नहीं करोगे। देखो इसका रीजन भी समझाता हूं। आपने किसी से 20 लाख रुपया लिया है, ठीक है, आपने क्या बोल के लिए कि भाई मुझे एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाना है। तो जब तक आप वो बिल्डिंग नहीं बनाते, ये आपके सर पे एक लाइबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर में दैट मनी इज पेएबल समवेयर, समझ में आया, दैट्स व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी फॉर यू। तो कभी भी याद रखना, स्पेसिफिक डोनेशन आएगा तो उसको कैपिटलाइज नहीं करना है, उसको लाइबिलिटी में शो करना है, बट सेपरेट फंड उसका बनाएंगे हम लोग से। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन लिया है तो बिल्डिंग फंड बना देंगे, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज जनरल पर्पस का अगर डोनेशन है, तो ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो आपको रिकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, और उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके लिए आप उसको रेगुलर इनकम मान लोगे। तो भाई ये रहे आपके इंपॉर्टेंट रिसिप्ट और ये रहा उसका ट्रीटमेंट। सिंपली याद रखना, ये जो भी मैं बता रहा हूं, अगर सब में कुछ नहीं बोला है देन यू हैव टू फॉलो। अगर सब में स्पेसिफाई किया है कि भाई इस पर्टिकुलर आइटम को यहां दिखाना है, देन यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।